आई होप की आवाज जा रही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट चल रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम का बेयर एक्ट कंप्लीट होने के बाद ही हम इसके क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ाना होता तो हम शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा देते, अभी तक सिलेबस खत्म हो गया होता। ठीक है, बट हमें थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए बेयर एक्ट। चलो, तो संविदा का पालन किसे करना होगा, कौन संविदा का पालन करेगा। ठीक है, ये पढ़ना था। कल हमने 37 से 39 पढ़ा था, टाइम लगा था 1 आवर लगभग। आज सेक्शन 40 और उसके आगे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 40 क्या बोलता है ये देखते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना होगा। तो फिर अगर जो संविदा हुई है, संविदा हुई है उसके दो पक्षकार होते हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि संविदा का पालन उसके पक्षकार ही करेंगे। ठीक है, यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत हो कि संविदा के पक्षकारों का यह आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता ही करेगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्तियों को नियोजित कर सकेंगे। चलो, सेक्शन 40 बोल रहा है कि अगर कोई संविदा की गई है तो उसका पालन कौन करेगा। संविदा जब की जाती है तो ये रिटन होती है, लिखित भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। अगर संविदा करते समय मान लो एक्स और वाई संविदा कर रहे हैं, एक्स और वाई संविदा कर रहे हैं, और संविदा करते समय ये बात हो गई कि जो संविदा कर रहे हैं वही पालन करेंगे। मान लो एक्स वाई को अपनी कार बेच रहा है और बोलेगा एक्स कि मैं ही तुमको अपनी कार पहुंचाऊंगा और तुम मुझे ही लाकर पैसा देना। तो यहाँ पर अगर पक्षकारों ने ये संविदा की है कि पक्षकार ही वचन का पालन करेंगे, तो पक्षकार को ही पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कोई अन्य व्यक्ति भी संविदा का पालन कर सकता है अगर उस संविदा में लिखा हुआ है, या संविदा इस प्रकार की है कि पक्षकार की मृत्यु पर प्रतिनिधि कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने कल देखा था। अगर कोई हुनर है, फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर है, विश्वविख्यात पेंटर है, बहुत बड़ा पेंटर है, और वाई उसी की पेंटिंग बनवाना चाहता था और वो मर गया। ठीक है, संविदा समाप्त हो जाएगी क्योंकि ये एक हुनर पर आधारित है, व्यक्तिगत हुनर पर आधारित संविदा है। इसका प्रतिनिधि उस संविदा को पालन नहीं करा सकता। ठीक है, ना ये करवा सकता है भाई, क्योंकि हुनर पर आपने संविदा की थी। ठीक है, नाउ अगर आपने मान लो कोई बिजनेस किया था जिसमें एक्स को वाई को सामान देना था और वाई से 1 लाख रुपए लेने थे, एक्स की मृत्यु हो गई तो सामान तो अब उसका प्रतिनिधि भी दे सकता है ना, दे सकता है, और वाई 1 लाख रुपए उस प्रतिनिधि को देगा। तो इतना सिंपल है कि अगर संविदा देखने में ऐसी लग रही है कि पक्षकार को ही संविदा का पालन करना है और संविदा में लिखा है, तो पक्षकार संविदा का पालन करेंगे। अगर किसी कारण से पक्षकार मर गया या प्रतिनिधि करेंगे, ऐसा संविदा में लिखा है, तो प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। और अगर किसी थर्ड पार्टी का उल्लेख किया गया है कि वो थर्ड पार्टी आकर इस संविदा का पालन कराएगी, तो वो थर्ड पार्टी आकर उस संविदा का पालन कराएगी। ठीक है, बस उस थर्ड पार्टी को क्या देना होगा, अपना सहमति देना होगा। ये देखो, ठीक है, किस सेक्शन में है ये, कलर चेंज करके दिखा रहे हैं। ठीक है, पालन स्वयं वचनदाता, एक ये हो गया चाहिए, या वचन का पालन वचनदाता से ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसका प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकता है। तो सक्षम व्यक्ति कौन होगा, कोई थर्ड पार्टी। ठीक है, सक्षम व्यक्ति कौन होगा, कोई थर्ड पार्टी जिसको ये संविदा का पालन करने के लिए नियोजित
कर सकते हैं। देखो, ए ने अपने बच्चे का बी में स्कूल में एडमिशन कराया और संविदा किया कि मेरा बच्चा स्कूल की बस से आएगा जाएगा। तो क्या बी ही बच्चे को स्कूल से लेने के लिए और छोड़ने के लिए भी आएगा जाएगा? नहीं, वो एक बस ड्राइवर एक सक्षम व्यक्ति को इस कार्य के लिए लगा सकता है ना? ओके। सेक्शन 40 था ये। इसका मतलब अगर आप कोई संविदा करते हो उसमें लिखे हो कि आप संविदा का पालन करोगे तो आप करोगे। अगर आपने लिखा है आपका प्रतिनिधि करेगा तो प्रतिनिधि करेगा, और अगर आपने लिखा हुआ है या उल्लेख किया है कि कोई सक्षम व्यक्ति करेगा जिसको आप इस संविदा के पालन के लिए नियोजित करना चाहते हो तो वो करेगा। बी को एक धनराशि देने का वचन देता है। का इस वचन का पालन खाक को वह धन स्वयं देकर या उसे किसी और के द्वारा दिलवाकर कर सकेगा, और यदि संदाय के लिए नियत समय के पूर्व का मर जाए तो उसका प्रतिनिधियों को वचन का पालन करना होगा और उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्तियों को नियोजित करना होगा। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ए एग्जाम्पल ए बोल रहा है कि ए और बी में संविदा हुई, ठीक है, कि मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा, मैं तुमको कुछ मनी दूंगा, ठीक है। अब इसका पालन ए स्वयं कर सकता है, ठीक है। मान लो ए की मृत्यु हो गई, पैसा देना था, पैसा कोई इसका स्वयं का हुनर तो था नहीं जो इसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया, तो इसका प्रतिनिधि उस पैसे को दे सकता है। या ये लोग मान लो ये जिंदा था और खुद नहीं देना चाहता तो कोई थर्ड व्यक्ति के द्वारा भी वो पैसा दिलवा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग लोन वगैरह दिलवाते हैं, बाद में अपने चुकाते रहते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। ओके, ये था एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, बी के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन ए देता है। ए को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। ये वाला एग्जाम्पल, इस तरीके का एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था, हुनर पर आधारित है, ठीक है। और अगर इस तरीके की संविदा हुई है तो अगर जिस पक्षकार ने की है उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल बी क्या बोल रहा है कि ए ने बी से संविदा की है, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए एक चित्र बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चित्र। ए बढ़िया पेंटर रहा होगा, बट ए की मृत्यु हो गई, तो क्या ये संविदा का पालन कोई और करा सकता है? नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि ये हुनर पर आधारित है। अब मान लो हम कोई बहुत बड़े गायक को अपने यहाँ गाने के लिए बुलाते हैं, संविदा पर 50 लाख 1 करोड़ देते हैं, हमें उसी गायक का गाना सुनना है, बट उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हम उस संविदा का पालन करा सकते हैं? नहीं करा सकते, ठीक है। हाँ, हम अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। जबकि वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता है। तो इससे पहले हमने देखा, ये प्रपोजल की बात कर रहा था, ठीक है, सॉरी प्रस्तावक की बात कर रहा था कि अगर प्रस्तावक एक सेकेंड, ये वाला सेक्शन 41, जबकि वचन ग्रहीता, तो वचन ग्रहीता कौन होता है? प्रपोजल जो प्रस्ताव देता है, और एक एक्सेप्टर होता है, ठीक है, इसी को वचन ग्रहीता कहते हैं, प्रस्तावक। किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है, तत्पश्चात वह उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता। चलो, ब्लैक वाला कलर थोड़ा सा वो हो रहा था, है ना। ओके,
सेक्शन 42 कहता है दो लोगों के बीच संविदा हुई, ठीक है, दो लोगों के बीच संविदा हुई होगी, मान लो ए और बी के बीच संविदा हुई। ए ने कहा मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, ठीक है, और तुम मुझे 1000 रुपए का जो भी कोई माल है दे देना, ठीक है, ओके, ठीक है। बी ने क्या किया, 1000 रुपए का माल तो पहुंचा दिया, लेकिन जो पैसा था वो ए से लेने की बजाय किसी ऐसे अन्य व्यक्ति सी से ले लिया, ठीक है, ओके। तो बी को तो 1000 रुपए प्राप्त हो गया ना। तो सेक्शन 42 कहता है कि जब स्वीकृति करता किसी अन्य व्यक्ति से, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर ले, किसी अन्य व्यक्ति से, ना कि जिसने आपसे प्रस्तावना की थी उससे, किसी अन्य व्यक्ति से, जिसने आपसे प्रस्ताव दिया था प्रस्तावक से नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से क्या कर ले रहा है, वचन की पूर्ति करा ले रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1000 रुपए ले रहा है। तो एक बार अगर उस व्यक्ति से वचन की पूर्ति करा ले रहा है तो पैसा प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये वापस प्रस्तावक के विरुद्ध जाके प्रस्तावक से 1000 रुपए नहीं मांग पाएगा, अर्थात प्रस्तावक से वापस उस वचन की पूर्ति नहीं करा सकता, क्योंकि आप एक ही चीज के लिए दो बार प्रतिफल नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, एक ही सामान का दो दाम नहीं मिलेगा आपको, ठीक, ओके। संयुक्त दायित्वों का न्यागमन, जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, ठीक है, तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उनके प्रतिनिधि को उत्तरदायी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ता और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उनके सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ता या पूरा करना होगा। तो फिर से इतना लंबा कहानी है तो इसकी हेडिंग याद रखना, संयुक्त दायित्व की बात हो रही है, ठीक है। इसको कैसे लागू किया जाएगा हम लोग व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। देखो संयुक्त दायित्व जो होता है, अभी हमने अभी तक देखा दो ही पक्षकार थे, ठीक है, सेक्शन 43, ठीक है। मान लो कि अब भी दो ही पक्षकार हैं, ठीक है, अब दो पार्टी अब भी है ए और बी, बट यहाँ ग्रुप बना के संविदा हो रही है, या यहाँ इस ग्रुप में एक्स है, वाई है, जी है, इसमें भी 5 एम एन ओ पी, ठीक है, एस है, ठीक है, और ये संविदा कर लेते हैं, ये संविदा कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका दायित्व कैसे लागू होगा, अभी तक हमने देखा जब एक पक्षकार था और अगर वो मर जाता है तो उसका प्रतिनिधि उस संविदा को लागू कराएगा, ठीक है, बट ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे पक्षकार हैं, ठीक है, तो कैसे लागू होगा। अब देखो मान लो कि इन्होंने कोई संविदा की है, मान लो 1000 रुपए का कोई संविदा इन्होंने की है, बदले में इन लोगों को सामान देना पड़ेगा, ठीक है, कोई सामान देना पड़ेगा। अब ये एक्स वाई जी चाहें तो ये 1000 रुपए, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इरेज कर देना तुम लोग कंफ्यूज ना हो, दायित्व यहाँ लिख रहे हैं, दायित्व, ठीक है, कोई समान एक्स वाई जी इन लोगों से प्राप्त करेंगे। अब ये एक्स वाई जी चाहें तो इन सब से उस समान की प्रतिपूर्ति के लिए वाद ला सकते हैं, अगर ये अपनी बात से पीछे हट रहे हैं तब, ठीक है, संविदा का पालन नहीं करना चाहते तब, या इनमें से किसी एक के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। उसी प्रकार से ये सब चाहें तो उस 1000 के लिए पूरे एक्स वाई और जी पर वाद ला सकते हैं,
या उनमें से किसी एक के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या हो कि ये सब के सब सिर्फ जी पर वाद ले आए, तो जी को क्या पूरा पैसा देना पड़ेगा? हाँ, जी को पूरा 1000 देना पड़ेगा। तो फिर तो जी के साथ वो हो गया धोखा। कोई धोखा नहीं हुआ है। जी क्या करेगा, पहले 1000 चुकाएगा, उसके बाद एक्स और वाई से उसको वसूल सकता है। ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग क्या है कि मान लो इन केस इनमें से किसी की मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा? इनमें से मान लो वाई की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो अब क्या होगा? तो जी तो 1000 रुपए दे चुका था, है ना? तब वही नियम लागू होगा कि अगर कोई जब तक जीवित है तो अपने जीवन काल तक, अन्यथा उसका कोई विधिक प्रतिनिधि उसका कोई प्रतिनिधि उसकी जगह पर लायबल होगा। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात ये कह रहा था। ठीक है, लेकिन प्रतिनिधि कहां तक दायी होगा? जितना ये मरने पर, देखो फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी था, एक्स वाई जी में जी ने पूरा 1000 रुपए इन लोग को चुका दिया। ठीक है, 1000 रुपए हम बात कर रहे हैं 1872 के हिसाब से। ठीक है, 1872 सन के हिसाब से। ठीक, उसके बाद अब वाई और एक्स से ये अपना अपना 333 वसूलेगा, क्योंकि अपना हिस्सा तो कटेगा इसका ना। वाई तो मर गया, तो वाई की जगह उसका प्रतिनिधि जिसने उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की होगी वो दायित्वहीन होगा। तो कहां तक दायित्वहीन होगा? तो वाई का हिस्सा बन रहा था 333 रुपए इतना। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, बट संपत्ति इसने प्रतिनिधि के लिए सिर्फ 20 रुपए की छोड़ी है। तो जितने की संपत्ति उसने छोड़ी है उतने की संपत्ति तक ही प्रतिनिधि दायित्वहीन होगा। ठीक है, ओके। संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकता है, जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन में तब तब तत् प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचन ग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। और सेकंड लाइन क्या बोलती है? हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता को वचन के पालन में अपने समान अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा, जब तक कि प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो। ठीक है, तो जो 42 में जो था ना, कुछ वही सी बात 43 भी करता है। ठीक है, इसलिए इसके फिर भी देख लेते हैं। 43 कहता है कि जब जो है दो से अधिक व्यक्ति एक साथ संयुक्त रूप से संविदा करते हैं, बता रहे क्या बोल रहा है। ठीक है, 43 कहता है, इससे पहले मैं 43 लिख दिए थे, क्या वहां 42 होगा वहां पे। ठीक है, सेक्शन 43 कहता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ संविदा करते हैं। ठीक है, मान लो कि दो व्यक्ति हैं, दो पक्षकार हैं, और ये एक्स वाई हो गए और ये यम एन हो गए। ठीक है, दो हैं या दो से अधिक हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब ये लोग क्या करते हैं, वाई के ऊपर क्या कहते हैं, केस करते हैं, सारा अपना हर्जाना ले लेते हैं। तो अब वाई को अधिकार है कि वो एक्स से अपना हर्जाना वसूल करे। ठीक है, और इन केस एक्स मर गया है तो उसके विधिक प्रतिनिधि से वसूल करे। आई थिंक मैंने सेक्शन 42 में भी यही पढ़ा दिया है ना। सेक्शन 42 फिर से देखते हैं क्या था। ठीक है, संयुक्त दायित्वों का न्यायमन, जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, तब यदि प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो, यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवन के दौरान में। ठीक है, सेक्शन 42 क्या कह रहा था, एक बार सॉरी,
इससे पहले भी जो मैंने पढ़ाया था सेक्शन 43 को 43 2 बार हो गया लगातार। फिर भी चूंकि मैंने अपना मिस्टेक पकड़ लिया है तो उसको यहीं पर मैं सही कर देती हूँ। सेक्शन 42, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से संविदा कर रहे हैं, फिर वही ग्रुप वाला हो रहा है XYZMNO, ठीक है। दो ग्रुप संविदा कर रहे हैं, दो से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये बात बोल रहा है कि ये संविदा के लिए समान रूप से एक दूसरे के विरुद्ध जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और संविदा का पालन इन सभी को करना होगा एक समान रूप से, जब तक संविदा में कुछ और ना लिखा हो। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और इसी को धारा 43 में एक्सप्लेन करके कहा गया था, जो मैंने एक में ही मिला के मिक्स करके बता दिया था ना, कि अगर MNO चाहे तो XYG में से G के खिलाफ केस करके अगर कुछ संविदा का पालन नहीं कर रहे तो अपना वो संविदात्मक दायित्व तो लागू करा सकते हैं, फिर G बाकी सबसे बराबर बराबर अपना हिस्सा ले सकता है, ठीक है। तो 42 प्लस 43 एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन 44। देखो 43 में बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लो। A, B और C 3000 रुपए D को देने का संयुक्तता वचन देते हैं। D चाहे A, B या C के विवश कर सकेगा कि वह उसे 3000 रुपए दे। ओके, सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ नहीं था कि A, B, C तीन लोग हैं, A, B, C तीन लोग हैं, D को 1000 रुपए देने का वचन देते हैं। अब जब वचन दे दिया, संविदा हो गई, तो D तीनों में से जिससे चाहे विवश कर सकेगा। कैसे विवश करेगा? वाद लाके उस, और अगर वाद लाएगा, केस लाएगा कोर्ट में, तो 1000 रुपए उनको डी को देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फिर वही उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है एग्जाम्पल बी। A, B और C 3000 रुपए डी को देने का संयुक्त वचन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी संयुक्त था कि हम मिला के देंगे, ठीक है। लेकिन डी ने क्या किया, सी को पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया बाई कोर्ट। अगर वो कोर्ट चला गया कि मुझे सी से ही पूरी राशि दिलाई जाए, तो कोर्ट क्या करेगा, सी से ही पूरी राशि दिलाएगा, ठीक है। का दिवालिया हो गया है, किंतु उसकी आस्तियां उसके ऋणों के अर्धांग को चुकाने के लिए पर्याप्त हैं। का की संपदा से 500 रुपए और खा से 1250 रुपए पाने का गा हकदार है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बी। ए को भी बढ़ाता है, इसलिए सीधे बी पे जाते हैं। ए और बी और सी कहते हैं कि हम तीनों मिला के संयुक्त रूप से डी को क्या देंगे, 1000 रुपए 3000 रुपए देंगे, ठीक है। सेक्शन 42 कहता है कि अगर ऐसी संविदा कर रहे हैं तो तीनों लोग बराबर रूप से उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तीनों लोग बराबर रूप से उत्तरदायी होंगे। आई थिंक ज्यादा तो मैं बोलूं, ठीक है। अब डी क्या करता है, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, ये सिर्फ सी को फोर्स करता है 3000 पूरा देने के लिए, ठीक है। तो फोर्स कैसे करेगा, सी मना कर देता है तो डी चला जाता है कोर्ट, और कोर्ट जो है ये संविदा लागू करा सकता है क्योंकि विधि संगत है, और सी को डी को 3000 देना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 43 क्या कहता है, 43 का एग्जाम्पल है कि सी ए और बी से बराबर का अपना पैसा वापस ले सकता है। तो 3000 रुपए है तो तीनों का कितना बनता है, ए का 1000, बी का 1000 और सी का 1000 बनता है ना, ठीक है। बट कह रहे हैं कि ए दिवालिया हो गया, और जो दिवालिया हो गया वो तो पैसा दे नहीं सकता, ठीक है। बट दिवालिया होने के बाद इसके पास जो सामान बचा है वो 500 में लगभग बिक रहा है, ठीक है। 500 में कितने में बिक रहा है, 500 में बिक रहा है, देखो ये देखो, ठीक है, ओके।
और बी से 1250 रुपए पाने का हकदार है। तो ये बोल रहा है 500 रुपए ए से लेंगे, बी से सिर्फ 1250 रुपए लेंगे। और सी का कितना जा रहा है? 3000 में से इतना घटाओ, 1250 और 500 माइनस 1750, आई थिंक इतने तो होगा, 1250। जबकि जाना कितना था? 1000। तो चूंकि ए दिवालिया हो गया है तो उसका जितना पैसा मिल सकेगा लिया जाएगा। अगर उसका पैसा पर्याप्त नहीं है तो मूलधन में से, यहाँ मूलधन कितना था? 3000, उसमें से उसको घटा देंगे, 500 घटा दिया, बचा कितना? 2500। और 2500 को बी और सी में आधा आधा कर दिया जाएगा और दोनों का हो जाएगा 1250। 1250, ठीक है। चलो, डी को 3000 रुपए देने का संयुक्त वचन ए, बी और सी ने दिया है। सी कुछ भी देने के लिए असमर्थ है और का पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। बी से ए 1500 रुपए पाने का हकदार है। ठीक है। सेम एग्जाम्पल है, फिर देखो क्या बोल रहा है। देखो ये वाला एग्जाम्पल 43 का बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन भी आता है और लॉ में काम आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ए बी सी से संयुक्त रूप से डी को 3000 रुपए देने का वचन देते हैं। डी क्या करता है? ए से फोर्सफुली पूरा 3000 रुपए ले लेता है। ठीक है। तीनों लोग बराबर के दायित्वहीन थे, सेक्शन 42 में हमने पढ़ा। बट किसी एक को लाइबल किया भी जा सकता है, 43 का पैरा 1 था, है ना। 43 सेक्शन बोल रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद 43 क्या बोल रहा है कि अब मान लो ए ने 3000 रुपए डी को दे दिया, तो अब वो 3000 रुपए बराबर बराबर वो किससे लेगा? बी और सी से। तो तीन लोग हैं तो जाहिर सी बात है ए का 1000 बनेगा, बी का 1000 बनेगा और सी का 1000 बनेगा। ठीक। बट कह रहा है किसी पैसा चुकाने के लिए असमर्थ है, किसी कारण से दिवालिया हो गया, किसी कारण से इसके पास 1 रुपए नहीं है, 1 पैसा नहीं है। ठीक है। ठीक है। 1 रुपए ये नहीं दे सकता। तो जो व्यक्ति 1 रुपए नहीं दे सकता उस संविदा से भी मुक्त हो गया, बाध्यता से भी। अब बचा कौन? ए और बी। तो ए ने तो ऑलरेडी 3000 चुकाया था, बट उसे कुछ तो पैसा निकालना पड़ेगा, तो बी से निकालेगा। तो दोनों में बराबर बराबर बांट दो, दो लोगों में, तो इसका 1500 हुआ और 1500 ये इससे लेगा, बी से। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए ये। सेक्शन 44, संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया हो, ठीक है, कई लोग मिलकर एक संयुक्त वचन दे रहे हैं, वहां वचन ग्रहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को मुक्ति नहीं करती, और न वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाताओं को अन्य संयुक्त वचनदाताओं या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से ही निर्मुक्ति प्रदान करती है। ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि मान लो, देखो यहां देखो, सेक्शन 44 है। ठीक है। एक मिनट, सेक्शन 44 है, बोल रहा है, ठीक है, कि मान लो ए बी और सी ने मिलकर डी को कोई वचन दिया था। ठीक है। ओके। कि हम तुमको क्या कहते हैं, हाँ, तुमसे हम एक कार खरीदेंगे और कार का पैसा हम लोग मिलकर तुमको 3000 रुपए देंगे। ठीक है, कार का पैसा।
ठीक है, ओके। होता है डी जो है, डी वो सी को इस संविदा से मुक्त कर देता है, ठीक है, जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है, हमें सी से पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, सी तो मुक्त हो जाएगा लेकिन ए और बी अब भी जिम्मेदार बने रहेंगे, ठीक है। और इसको जो पैसा चुकाना था सी को, उसका पैसा भी ये लोग चुकाएंगे। अब जो 3,000 तीनों में बराबर बराबर बटता, अब इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। देखो इसका लेकिन जानते हो बहुत मिसयूज होने का वो रहता है, ठीक है। मिसयूज होने का, मान लो कि पहले से ही, मान लो ऐसे, मान लो कि एम और एन दो लोग मिलकर एक्स से कोई संविदा किए होते 5 लाख रुपए देने का, ठीक है, ओके। कोई जमीन खरीद रहे थे, एक्स ने 20 संविदा में इसको मुक्त कर दिया, एम बेचारे के ऊपर अकेले 5 लाख का कर्जा आ जाता है ना, और एन की मिली भगत रहती है एक्स से, है ना, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। संयुक्त अधिकारों का नियागमन, जबकि किसी व्यक्ति ने दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त वचन दिया हो, तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहां की उसका और उसका संबंध है। उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृत्यु के प्रतिनिधियों को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्तता, और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सब के प्रतिनिधियों को संयुक्तता होता है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम अपने बोर्ड में चलते हैं, ठीक है। ए अपने को बी और सी द्वारा उधार दिए गए 5,000 रुपयों के प्रतिफल में संयुक्तता बी और सी को वह राशि ब्याज समेत निर्दिष्ट दिन प्रतिसंधित करने का वचन देता है, खा मर जाता है, ठीक है। पालन का दावा करने का अधिकार सी के जीवन काल के दौरान बी के प्रतिनिधियों को सी के साथ संयुक्तता, और सी की मृत्यु के पश्चात बी और सी के प्रतिनिधियों को संयुक्ता होता है, ठीक है। नहीं ठीक है तो हम बता रहे हैं क्या है, क्या बोल रहा है ये। तो सेक्शन 45 है, सेक्शन 45 बोलता है, सेक्शन 45 बोल रहा है, ठीक है, कि मान लो कि ग्रुप में संविदा हुई थी, देखो अभी हम ग्रुप वाली संविदा की बात कब से कर रहे हैं, ठीक है। और संविदा ऐसी हुई है कि एक्स और वाई हैं और जी से संविदा हुई है, ठीक है। और एक्स की मृत्यु हो गई तो उसके प्रतिनिधि उसकी जगह आ जाएगा, और वो चाहे तो वाई के साथ मिलकर प्रतिनिधि जी के खिलाफ केस कर सकता है संविदा का पालन करने के लिए, या चाहे तो अकेले कर सकता है। और बाद में अगर वाई की भी मृत्यु हो गई तो वाई का प्रतिनिधि भी आ जाएगा, और वाई का प्रतिनिधि चाहे तो अकेले या एक्स के प्रतिनिधि के साथ मिलकर जी के खिलाफ केस कर सकता है। इस केस में जी जीवित होना चाहिए, ठीक है, जिसके विरुद्ध केस कर रहे हो वो जीवित होना चाहिए। अगर संविदा किसी हुनर पर, किसी पर्सनल हुनर पर आधारित नहीं है तो उसकी मृत्यु होने पर उसके प्रतिनिधि के खिलाफ भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये था सेक्शन 43, सॉरी सेक्शन 40, आई थिंक था 42-45 हमने देखा, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एलएलबी के एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एलएलएम के एंट्रेंस वगैरह और जेआरएफ वगैरह के लिए, लॉ के नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार हम लोग इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, है ना।
46, 47, 58, 59, 50 और इसको कल देखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, हम थोड़ा सो शॉर्ट सा रिवीजन करते हैं। और टॉपिक था संविदा का पालन कौन करेगा। संविदा का पालन कौन करेगा, ठीक है। और सबसे पहला सेक्शन हमने जो देखा था सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या था कि यदि किसी संविदा का पालन संविदा का पालन वही पक्षकार करेगा जिसने संविदा का वचन दिया है। इन केस अगर संविदा में लिखा हुआ है या पक्षकार मर जाता है तो उसका प्रतिनिधि करेगा, या कोई अन्य सक्षम व्यक्ति जिसको उन्होंने इस चीज के लिए नियुक्त किया हो, वो संविदा का पालन करेंगे, ठीक है। फिर आया सेक्शन 41। सेक्शन 41 कहता है कि अगर स्वीकृतिकर्ता किसी थर्ड पार्टी से वचन का पालन स्वीकृति कर ले, ठीक है। स्वीकृतिकर्ता क्या करे, किसी थर्ड व्यक्ति से प्रतिफल ले ले या वचन का पालन करवा ले किसी थर्ड पार्टी से, किसी अन्य व्यक्ति से, ठीक है। जैसे ए से बी को 1,000 रुपए लेने थे, बट उसने सी से 1,000 रुपए ले लिए जो कि उसको ए से लेने थे, तो अब वो वापस, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो वापस वो प्रस्तावक से जो है वचन का पालन नहीं करा सकता, ये था, ठीक है। फिर सेक्शन 42 आया। सेक्शन 42 क्या था, संयुक्त दायित्व का संक्रमण था, जिसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो संविदा करते हैं तो वो सभी उस संविदा का पालन करेंगे, अर्थात सामान्य रूप से उस संविदा से क्या होंगे, बाध्य हो जाएंगे। और अगर उसमें से किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उनका विधिक प्रतिनिधि उसके लिए दायित्वधीन होगा, उसके लिए क्या होगा, दायित्वधीन होगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कहता है कि अगर किसी एक संयुक्त दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त संविदा की थी, ठीक है, संयुक्त पक्षकारों ने मिलकर संविदा की थी, बट किसी एक व्यक्ति से क्या किया गया, किसी एक व्यक्ति से संविदा का क्या करा लिया गया, पालन करा लिया गया। किसी एक पक्षकार से, किसी एक पक्षकार से क्या करा लिया गया, संविदा का पालन करा लिया गया। जैसे हमने देखा था ना XYZ में MNO इन्होंने क्या किया, जी से संविदा का पालन करा लिया, ठीक है। नाउ जिससे संविदा का पालन कराया वो अन्य पक्षकारों से या अपने अन्य क्या कहते हैं, संयुक्त पक्षकारों से और अन्य अपने अपने साथियों से, ठीक है, अन्य साथियों से लिख दे रहे हैं, साथियों शब्द नहीं यूज हुआ है लेकिन तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। साथियों से क्या कर सकेगा, अपना हिस्सा ले सकेगा, ठीक है, अपना हिस्सा वापस ले सकेगा, वसूल सकेगा जो उसने खर्चा किया है जी ने। इसको हमने कई बार देखा। फिर सेक्शन 44 आया, ठीक है। सेक्शन 44 कहता है कि इन केस किसी एक संयुक्त पक्षकार में संयुक्त संविदा हुई है, दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर संविदा की है और एक पक्षकार को कोई मुक्ति दे रहा है, ठीक है। एक पक्षकार को क्या दे रहा है, मुक्ति दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है कि आपको कोई जरूरत नहीं संविदा का पालन या वचन का पालन करने के लिए, तो अन्य पक्षकार फ्री नहीं होंगे। अन्य पक्षकार क्या होंगे, बाध्य होंगे, और जिसको वचन का पालन से मुक्ति मिल गई है उनके कार्य के लिए भी वो क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। मतलब अपना तो अपना चुकाओ, उसका भी चुकाओ, ठीक है। ये था 44 एंड नेक्स्ट है सेक्शन 45, ठीक है, ओके। सेक्शन 45 क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति का संयुक्त रूप से अधिकार प्राप्त होता है तो सभी मिलकर दावा करते हैं, ठीक है, ओके। सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या कर रहे हैं, संविदा कर रहे हैं, ठीक है, दो पक्षकार हैं,
और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेक्शन 42 में, ठीक है। दो पक्षकार हैं, पक्षकार एक ये और दूसरा पक्षकार मान लो जी, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 42 में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर कोई सामूहिक रूप से संयुक्त रूप से ग्रुप बना के संविदा कर रहे हैं तो सब इक्वल रूप से लायबल होंगे, ठीक। सेक्शन 45 कहता है कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो सारे के सारे अधिकार इक्वल रूप से जो उनके पास थे, मृत्यु नहीं मृत्यु, उनके प्रतिनिधियों के पास चली जाएगी, उनके प्रतिनिधियों के पास संक्रमण हो जाए, संक्रमित हो जाएगी, ठीक है। ओके, चली जाएगी। तो ये था तुम्हारा शॉर्ट सा छोटा सा टॉपिक जिसको हमने लॉन्ग सा करके 1 घंटे में पढ़ाया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक वेयर एक्ट और फिर हम लोग इसको समझेंगे। ओके, हम स्टॉप कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे क्लास, फिर कुछ पूछना हो तो पूछ, ठीक है।